नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पटेल फ्रॉम LRV अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 46 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं स्टोरेज एंड स्कोप इन सी लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स तो आप सब पढ़ते आ रहे हैं, अब आपको अच्छे से पता होगा। डेटा ऑब्जेक्ट भी आपको पता होगा, मतलब वेरिएबल किसी भी इन टाइप का वो भी एक डेटा ऑब्जेक्ट ही है। ठीक, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि विजिबिलिटी, स्कोप, स्टोरेज, लाइफ टाइम, इन सब की अभी एक एक करके बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कोप की। देखिए, स्कोप वर्ड से आप समझ रहे होंगे कि किसी चीज़ का कितना स्कोप है। ठीक, जैसे अगर आप किसी फील्ड की बात करते हैं कि मैकेनिकल फील्ड का कितना स्कोप है या फिर किसी भी चीज़ का कितना स्कोप है, तो यहीं हम बात करते हैं किसी वेरिएबल की। ठीक, कि स्कोप क्या है उसका। अब होता क्या है ऐसे, देखिए ये जो लिखा हुआ है ऐसे पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, ठीक, तो जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो सिर्फ माना जाएगा जिस भी स्कोप के अंदर लिखेंगे। अब स्कोप क्या होता है, अब आते हैं स्कोप पर। ये देखिए, ये एक फंक्शन है माई फंक्शन, ओके, करली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पर बंद हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेरिएबल एक इंटीजर है। तो इस फंक्शन के अंदर देखिए, ये एक वेरिएबल हमने ये असाइन किया इंटीजर x, उसकी वैल्यू 10 रखी। ठीक, तो ये वेरिएबल का जो स्कोप है वो सिर्फ इस फंक्शन तक है, सिर्फ इस फंक्शन तक। इस x वेरिएबल का जो स्कोप है वो सिर्फ इतना सा ही है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, बस। ठीक, तो ये होता है स्कोप। कोई भी चीज़ हम डिक्लेयर करेंगे और इस ब्रैकेट पे जहाँ ख़त्म हो जाएगा, समझिए वहाँ पर उसका स्कोप ख़त्म हो जा रहा है। अब जैसे कि ये स्टार्टर फंक्शन है, अब इस फंक्शन के अंदर मैं ये x एक्सेस करना चाहूँ, नहीं होगा, नहीं होगा, इसका स्कोप भी इतना ही है। तो इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कौन सा होता है, जो किसी फंक्शन के अंदर अगर हमने डिक्लेयर किया है या फिर डिफाइन किया है तो सिर्फ उसी फंक्शन में वो जाना जाएगा। तो इस फंक्शन के लिए ये लोकल वेरिएबल हो गया, ये लोकल फंक्शन हो गया, ये इसके लिए लोकल वेरिएबल हो गया। ये हो गया लोकल स्कोप वेरिएबल। दो तरह के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। ठीक, तो ये हमने अभी बात करी है लोकल स्कोप के एग्जाम्पल की। अब ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ग्लोबल स्कोप होता है जिसे हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर मैंने इंटीजर डिफाइन किया और डिक्लेयर किया है, कहाँ, हर फंक्शन के बाहर, स्टार्टर के भी बाहर, फंक्शन के बाहर। ठीक है, हर फंक्शन के बाहर इसे मैंने डिक्लेयर किया है। तो ये हुआ ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब इसे कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये एक फंक्शन है प्रिंट एक्स, इसमें अगर मैं एक्स को एक्सेस करना चाहूँ तो एक्सेस होगा, ये विजिबल होगा। विजिबिलिटी इसी को कहते हैं कि कहाँ पर विजिबल है। विजिबिलिटी मतलब हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये विजिबल है। इस फंक्शन के अंदर ये एक्स वैलिड है क्योंकि ग्लोबल है। इसके अंदर भी, अगर मेन के अंदर भी मैं एक्स को एक्सेस करूँगा तो होगा एक्सेस। ठीक, तो ये ग्लोबली हो गया। अगर जैसे कि अगर सिर्फ इन मेन स्टार्टर फंक्शन के अंदर मैं डिक्लेयर करता है एक्स, तो सिर्फ मेन के अंदर ही इसे यूज़ कर पाता मैं, इस फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर पाता। लेकिन ये ग्लोबल है तो इसका स्कोप कौन सा हुआ, ग्लोबली। इसे मैं कितने ही फंक्शन आप बनाइए, कहीं भी यूज़ करिए, ये ग्लोबली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज की। देखिए, कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन करें, डिक्लेयर करें, कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट, वो मेमोरी घेरता है, मेमोरी घेरता है, वही स्टोरेज होती है हमारी। ठीक, मेमोरी में कोई लोकेशन असाइन हुई, स्टोरेज हो गई वो। अब एक वर्ड आया था लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जितने टाइम के लिए मेमोरी कंज्यूम करता है स्टोरेज में। ठीक, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पर जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी किसी वेरिएबल के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो उसे लाइफ टाइम बोला जाता है। ओके, लाइफ टाइम मतलब ज़िंदगी भर नहीं है यहाँ पर लाइफ टाइम का मतलब सिर्फ इतना ही है। ये तीन तरीके के होते हैं स्टोरेज। एक होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। देखिए, ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन को एक तरह से हम स्टैक मेमोरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने कोई भी वेरिएबल असाइन किया, ओके, और उसका यूज़ किया, मेमोरी कंज्यूम हुई। ठीक, जैसे कि ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, इसके बाद हमने इसे यहाँ पर डिक्लेयर किया, इसे हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म होगा,
अपने आप मेमोरी रिलीज हो जाएगी ऑटोमेटिक, इसलिए इसे ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन बोलते हैं। अपने आप, जैसे कि हमने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, यूज़ हुआ, उसके बाद अपने आप ये जो मेमोरी है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब ये फ्री हो गई। अब दोबारा से मैं दूसरे किसी फंक्शन में इंटीजर एक्स डिक्लेयर करूँगा, होगा, क्योंकि ये रिलीज़ हो गई, फ्री हो गई, ऑटोमेटिक हो गई। जैसे ही ये एंड हुआ अपने आप रिलीज़ हो गया, ठीक, और मेमोरी रिलीज़ हो गई। चलिए सेकंड टाइप देखते हैं, स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। अब स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन क्या होता है? इस टाइप के वेरिएबल को हम जब इनिशियलाइज करते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड के साथ करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन लिया मैंने माई काउंटर, और यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हुए एक इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज भी किया। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसे प्रिंट करा रहा हूँ। अब आइए स्टार्टर फंक्शन में, मैंने यहाँ पर ये फंक्शन कॉल कराया माई काउंटर, तो क्या प्रिंट होगा? पहले बार एक्स में 10 वैल्यू है, फिर 11 हुई, 11 प्रिंट हो गई, ठीक, 11 प्रिंट हो गई। अब दोबारा से जब मैं इसे कॉल कराऊंगा फंक्शन को, तो क्या होगा? तो ये इसमें जो लास्ट आउटपुट जो था, लास्ट रिजल्ट था, वो सेव है, वो अभी तक वहीं पर सेव है, और वहाँ से आगे इंक्रीमेंट होगा, मतलब 11 के बाद इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब एक तरह से ये हुआ कि मेमोरी रिलीज़ नहीं हुई है एग्जीक्यूशन के बाद। देखिए यहाँ पर आप पहली बार रन कराएंगे प्रोग्राम, आउटपुट आया 11, फिर उसके बाद दोबारा रन कराएंगे तो लास्ट टाइम जो मेमोरी इसने ऑक्यूपाई की थी वो खाली नहीं हुई है, उसमें ये वाला आउटपुट सेव है, उसमें ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जा रही थी, ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जा रही थी, इसमें नहीं हो रही है। इसमें दोबारा से कॉल कराऊंगा तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 11 है, हो गया 12। अगर यहीं ये स्टैटिक नहीं होता, अगर ये स्टैटिक नहीं होता तब मैं दोबारा से कॉल करता तो दोबारा से 11 प्रिंट होता, क्योंकि दोबारा से वो मेमोरी जो थी वो ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाती। यहाँ पर इस ब्रैकेट पे आके मेमोरी रिलीज़ होती, दोबारा से फंक्शन कॉल कराता तो दोबारा से एक्स में 10 इनिशियलाइज होता, फिर 11 हो जाता, फिर तीसरी बार कराता, फिर 10 दोबारा से इनिशियलाइज होता नए तरीके से, और फिर 11 प्रिंट हो जाता अगर स्टैटिक नहीं होता तो। अब स्टैटिक है तो 10, जब पहली बार मैंने कॉल कराया फंक्शन तो 10 के बाद 11 हुई वैल्यू, 11 प्रिंट हुई, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेमोरी रिलीज़ नहीं हुई, अब भी मेमोरी है और उसमें 11 स्टोर है। दोबारा से कॉल कराऊंगा फिर 12 हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर मेमोरी रिलीज़ नहीं होगी, ठीक, मेमोरी वहीं पर कंज्यूम किए हुआ है ये, तो 11 से फिर 12 प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट? तो ये तो स्टैटिक, ये सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होती है वैल्यू इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा है एलोकेटेड स्टोरेज ड्यूरेशन। ये डायनेमिकली एलोकेट करते हैं जिन ऑब्जेक्ट को हम, आपने अभी देखा था मैलॉक फंक्शन से किया था हमने लास्ट ट्यूटोरियल में, तो वो डायनेमिकली एलोकेट किया था, मैनुअली किया था। आप कह सकते हैं कि मैनुअली एलोकेट किया था। जब हम मैनुअली एलोकेट कर रहे हैं तो मैनुअली डी एलोकेट भी करेंगे हम ही, वरना वो कंज्यूम करे रहेगा और फिर वो डी एलोकेट नहीं होगा। तो इसीलिए मैलॉक फंक्शन से जब भी एलोकेट करते थे तो फ्री करते थे। ये देखिए फ्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो मेमोरी है वो एलोकेट भी हम कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, तो फिर हमें खुद ही मेमोरी को रिलीज़ भी करना होगा। ऑटोमेटिक में अपने आप हो जा रहा था, स्टैटिक में नहीं हो रहा था, इसमें हम रिलीज़ कर रहे हैं मेमोरी को, ठीक। तो ये 3 तरीके के होते हैं, एक में ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाता है, दूसरे में नहीं होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम, दोबारा से एग्जीक्यूट कराओगे सेव रहेगा आंसर, और जो आपकी स्टोरेज है वो आपकी कंज्यूम रहेगी। और तीसरा अलोकेटेड है। अलोकेटेड स्टोरेज ड्यूरेशन में क्या होता है, हम खुद ही अलोकेट करते हैं और हम खुद ही मैनुअली उसे डी एलोकेट करेंगे। तो आइए इसी सबको प्रैक्टिकल करके देखते हैं टर्मिनल पे एक एक करके। तो यहाँ पर ये टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है, तो हमें देखना था वेरिएबल्स का स्कोप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं फन नाम से, इस तरह से करते हैं, सबको पता होगा अब तो। और यहाँ पर मैं प्रिंट भी कराता हूँ, क्या, एक वेरिएबल लेता हूँ इन टैप का, वैल्यू इसकी 10 कर देता हूँ और इसे यहाँ पर सिंपली प्रिंट कराता हूँ x, ठीक। और यहाँ पर स्टार्टर फंक्शन के अंदर इसे कॉल कराता हूँ। अब क्या प्रिंट होगा आपको पता होगा, इस टाइम 10 प्रिंट होगा। सिंपली है, ये तो सिंपल है। अब समझिए यहाँ पर ये जो x वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ये फंक्शन फन नाम के अंदर है, इसी में डिक्लेयर हुआ है, इसी में यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन क्या मैं स्टार्टर फंक्शन के अंदर इसे यूज़ करना चाहूँ, होगा? नहीं होगा, ये एरर देगा। क्यों देगा? अनडिफाइंड सिंबल x, मतलब ये कह रहा है कि हमें नहीं पता कि x क्या है,
ये जानता ही नहीं है कि x कुछ है भी, ठीक। तो ये जो हुआ ये हुआ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इसका स्कोप क्या हुआ, लोकल स्कोप है। किसके लिए, इस लोकल फंक्शन के लिए, लोकल फन नाम के फंक्शन के लिए ही सिर्फ इसका स्कोप है। इससे बाहर की जो भी दुनिया है ये नहीं जानता, ठीक। लेकिन इसी की जगह अगर मैं इसे बाहर, सब फंक्शंस के बाहर यहाँ पर मैं इसे डिक्लेयर करूँ 10, ठीक। अब मैं इसे इस तरह से रन कराऊँ तो रन होगा, बिल्कुल रन होगा, ठीक। अब इसे मैं स्टार्टर फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहूँ, अब होगा, अब भी होगा, अब 100 आउटपुट आएगा क्योंकि पहले 10 था, स्टार्टर फंक्शन में आया, वैल्यू चेंज हो गई 100। तो देखा आपने, इस फंक्शन में भी यूज़ कर पा रहा हूँ और इस फंक्शन में भी यूज़ कर पा रहा हूँ इसे। तो इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है, ग्लोबली मतलब ऑल ओवर द कोड मैं किसी भी फंक्शन में से यूज़ कर सकता हूँ, कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ इसे। तो ये हो गया आपका लोकल स्कोप, किसी लोकल फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं और बाहर आप यूज़ कर रहे हैं इसे, तो ये ग्लोबली हो गया। अब इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो कितनी तरीके थी, एक तो थी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या था, यहाँ पर मैंने इंट x बराबर 10 लिखा और यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे अगर रन करा रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 10। इसी में अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ x प्लस प्लस, अब मैं फंक्शन को 2 बार कॉल कराता हूँ, 2 बार कॉल कराया मैंने फंक्शन को, या फिर 3 बार कॉल कराया मैंने। अब इसे रन कराऊँ, क्या होगा, 11 11 11 3 बार प्रिंट हो गया 11 11। ओके, इसे नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। अब 11 3 बार प्रिंट हो गया, ठीक। 3 बार फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ये करली ब्रेसेस आया मेमोरी रिलीज हो गई, फिर दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ दूसरी बार, फिर दोबारा से 10 नए सिरे से इनिशियलाइज हुआ, फिर 11 भी फिर प्रिंट हुआ। लेकिन अगर यहीं पर ये स्टैटिक होता, दूसरा स्टैटिक टाइप की स्टोरेज थी, अगर ये स्टैटिक होता तब क्या आंसर आएगा देखिए। अब इसे रन कराया 11 12 13, अब आंसर आ रहा है 11 12 13। क्यों आ रहा है, जब पहली बार फंक्शन कॉल हुआ, ठीक, तो इनिशियलाइज हुई वैल्यू 10, इनिशियलाइज हो गई वैल्यू 10, बढ़ गई, क्या हो गई 11 11 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही करली ब्रेसेस आया, करली ब्रेसेस जैसे ही आया, अब मेमोरी रिलीज नहीं हुई, ठीक। एक ही बार ये इनिशियलाइज होता है, मतलब एक बार पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होता है। पिछले वाले में आपने क्या देखा था, ऑटोमेटिक में हर बार नए सिरे से इनिशियलाइज हो रहा था, इसमें एक ही बार, ठीक। पिछली बार में जितनी भी बार ये करली ब्रेसेस आ रहा था, मतलब नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा था, उससे पहले रिलीज हो जा रही थी मेमोरी और दोबारा से इनिशियलाइज हो रहा था। यहाँ पर क्या है, एक बार फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू यहाँ पर 11 हुई, करली ब्रेसेस हुआ, करली ब्रेसेस आया, यहाँ पर नहीं रिलीज हुई मेमोरी, मेमोरी वैसे की वैसे ही है। जब दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, तो ये x की वैल्यू जो है वो 11 ही ट्रीट करेगा, ठीक। एक ही बार इनिशियलाइज हुआ, ये दोबारा से दूसरी बार में ये चीज़ रन ही नहीं होगी, दूसरी बार में ये चीज़ रन ही नहीं होगी, ऐसा समझिए आप। ओके, तो दूसरी बार में 11 से 12 हो जाएगा, तीसरी बार में 12 से 13 हो जाएगा। तो ये होता है स्टैटिक, एक ही बार इनिशियलाइज होता है, फिर उसके बाद लास्ट जो प्रीवियस उसमें वैल्यू स्टोर होती है बस उसी का यूज़ होता है। जब दूसरी बार चलेगा तो 11 स्टोर थी, 11 का यूज़ किया, फिर 12 स्टोर थी, 12 का यूज़ किया, फिर लास्ट वाली प्रीवियस आउटपुट को ही यूज़ करता रहता है, ये एक ही बार इनिशियलाइज होगा, ठीक। अब आता है मैनुअली, जो हम खुद से करते हैं, वो आपने देखा, इससे पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको मैलॉक फंक्शन पढ़ाया गया था, तो उसमें आपने देखा था हम खुद से मेमोरी को अलोकेट कर रहे थे। जैसे कि एक इंटीजर टाइप का मैंने पॉइंटर लिया और इसमें अलोकेट की मैंने इंट पॉइंटर और मैलॉक फंक्शन, और इसके अंदर क्या रहता है, साइज ऑफ इंट, ये हो गया। अब इसमें मैंने कुछ वैल्यू असाइन कर दी 12, ओके, और इसे मैंने यूज़ कर लिया, इसे मैंने यूज़ किया और इसे प्रिंट करा दिया मैंने। मैलॉक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, लाइब्रेरी भी ऐड करूँगा। क्या लाइब्रेरी है पता होना चाहिए, stdliv.h। अब इसे रन कराऊँ, बिल्कुल, अब 12 प्रिंट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो मेमोरी है वो हमने अलोकेट की, मैनुअली अलोकेट की है, वहाँ तो अपने आप कंपाइलर अलोकेट कर रहा था, यहाँ हमने अलोकेट की है, ठीक। यहाँ मेमोरी हमने अलोकेट की, फिर उसके बाद अलोकेट करने के बाद रिलीज़ भी हम ही को करनी है, फ्री करना है हमें इसे फ्री करना है, तो यहाँ पर हम मैनुअली करेंगे, देखिए, ठीक। तो आई होप कि
कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।